हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 96 भाग। आगे बताओ अनन्या, क्या हुआ था उस रात? तुम लोगों ने रणविजय के साथ क्या किया था? और अभी ईशानी कहाँ है? आशुतोष ने खून भरी आंखों से अनन्या की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग पहले से ही जानते हो कि मानसी के केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन थी। रणविजय उसका अच्छे से इलाज करवा रहा था, इसलिए हमें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। ना चाहते हुए भी साधना आंटी मानसी का ध्यान रख रही थी। वजह चाहे कुछ भी हो, पर था तो इनके बेटे का ही बच्चा, ना निशांत मलिक का। और इसी वजह से यह आप लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गई थी। अनन्या ने साधना की तरफ देखते हुए कहा। साधना ने अपनी आंखें झुका रखी थी। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन ही खो रही है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि रणविजय मलिक के मैटर में पड़े। मैंने इसे कई बार समझाना चाहा था, यहाँ तक कि इसके पापा को सब कुछ बता देने की धमकी भी दी थी, पर यह नहीं माना। सामने से मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि रणधीर जी को अगर हल्के से भी इन सब चीजों की भनक पड़ जाती तो शायद इस बार यह मुझे समुद्र में फेंक देते। इसलिए मैंने इस मैटर पर चुप रहना ही ठीक समझा था, और यही चुप्पी शायद सबसे बड़ी मेरी गलती थी। मैं किसी को खोना नहीं चाहती थी। अगर निशांत मेरा बेटा है तो रणविजय से भी मुझे माँ जैसा सम्मान मिला था। मैं सच कहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया ना जाने के पीछे मेरा कारण सिर्फ इतना था कि मैं रणविजय की जान बचा सकूं। साधना जी ने तड़पते हुए कहा। रणधीर जी ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। साधना जी बिलख बिलख कर रो रही थी। अनन्या ने आगे बताया, ये ठीक कह रही हैं। उस रात रणविजय की जान इन्होंने ही बचाई थी। दरअसल मानसी भागी नहीं थी, बल्कि उसे लेबर पेन शुरू हो गया था और उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, लेकिन दर्द इतना अधिक था कि वह बेचैन होने लगी। तभी साधना आंटी वहां पहुंची। उन्होंने तुरंत मानसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, पर तब तक मानसी का बच्चा मर चुका था। ईशांत ये खबर सुनते ही पागल हो गया। मैंने जब वहां पर पहुंची, तब तक ये सब कुछ हो चुका था। वो उसी समय रणविजय को मार देना चाहता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसी समय अपने आदमियों को लेकर रणविजय को मारने के लिए निकल गया था। इधर निशांत को इस चीज की जानकारी नहीं थी। ईशानी के डाइवोर्स के सिलसिले में वकील से बात करने गया था। मैंने साधना आंटी से ईशांत को रोकने को कहा और खुद मानसी का ध्यान रखने लगी। मैंने आशुतोष के दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी, ताकि उसे किसी बात की भी खबर ना मिल सके, और इसी का फायदा उठाकर मैं हॉस्पिटल भी जा सकी थी। वरना रणविजय के आदमी इस तरह से हम पर नजर रख रहे थे कि मेरा तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। साधना आंटी, डैड यानी कि मिस्टर अवस्थी और मिस्टर मलिक को लेकर ईशांत को खोजने चल दी। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते उसके पहले ही ईशांत ने रणविजय को बहुत बुरी तरह से मार दिया था। वह इसे गोली मार देता, लेकिन साधना आंटी ने उसे रोक लिया था और झाड़ियों में फेंकवा दिया था। अनन्या ने बताया। मैं तुरंत ही रणविजय को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मलिक और अवस्थी की नज़रों से छुपकर। पर ठीक उसी समय ईशानी रणविजय को खोजती हुई उधर से आ रही थी। मैंने उसे देखा था, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रह गई, वरना मलिक उसी समय ईशानी को उठा लेता या फिर शिवी को उससे छीन लेता। निशांत के बच्चे को मैं खो चुकी थी। अब मैं रणविजय और उसके परिवार को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इन तीनों की जान बचाने के लिए चुप्पी साध ली। इसके तुरंत बाद मैं गाड़ी लेकर रणविजय को लेने के लिए आई थी, लेकिन रणविजय वहां नहीं था। ईशानी उसे पहले ही कहीं और लेकर चली गई थी। साधना जी ने बताया। मुझे पता था कि उस रात मैंने आपकी ही आवाज़ सुनी थी, लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा था कि आप मेरी जान नहीं ले सकती, इसलिए मैं अपने दिमाग की बात को नकार रहा था। रणविजय ने अफसोस से कहा, मैं तुम्हारी जान लेना भी नहीं चाहती थी बेटा, मुझे माफ कर दो।
अवस्थी ने ही अधिराज जी और रणधीर जी की बातें सुनी थी और उसी दिन उसे इस वसीयत के बारे में पता चला था। तब से वह मानसी से तुम्हारी शादी कराने के लिए पीछे पड़ गया था। उसने ही मलिक से हाथ मिलाया और उसी ने नवीन जी को भी मारा था। तुम्हें चोट लगने के बाद ईशानी ने जब भी तुम्हारे बारे में कोई खबर देनी चाहिए, अनन्या ने फोन उठाकर रणधीर जी तक खबर पहुंचने से पहले ही ईशांत तक खबर पहुंचाए। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं खुद परेशान थी कि आखिर तुम कहाँ हो। ईशानी को भी मारने का प्लान भी इन्हीं लोगों का था। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साधना जी ने रणधीर जी के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच कह रही हूँ। इन 12 सालों में मैंने इन लोगों के साथ कोई भी संपर्क नहीं रखा है। क्यों संपर्क नहीं रखा है? रखना चाहिए था ना, तब तो पता चलता कि मेरी बहू कहाँ है। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं तुम पर बेकार में ही ज्यादा बंदिश करता हूँ। शादी के समय जब मैंने तुम्हारे सामने ये शर्त रखी थी कि पहले तुम रणविजय के लिए एक अच्छी माँ बनकर दिखाओ, तब हम अगले बच्चे के बारे में सोचेंगे, तो तुमने सहर्ष मेरी बात मान ली थी। मेरी नज़र में यह फैसला बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर भी मैं गलत था। तुमने मेरी बात सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि तुम्हारा एक बेटा पहले से ही मलिक के घर पर रहा था और तुम मौका मिलते ही मेरे बेटे को मारकर उसे मेरी संपत्ति का वारिस बनाने वाली थी। रणधीर जी ने अपने पैरों को छुड़ाते हुए कहा, अगर अनन्या गुनहगार है तो तुम कम गुनहगार नहीं हो। तुम दोनों ने मिलकर इस हंसते खेलते घर को खंडहर बना दिया। अरे क्या मिला तुम लोगों को ऐसा करके? ये सारा घर तो तुम ही लोगों का था ना। हम तो अपना दिन रात ऑफिस में ही बिताते थे। दिन रात मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा करते थे वह तुम लोग कहाँ उड़ाती हो, किस पर उड़ाती हो? हमने कभी भी कोई हिसाब रखने की भी जरूरत नहीं समझी थी। इससे ज्यादा पैसा तुम लोगों को मलिक दे सकता था। इससे ज्यादा प्यार और मान सम्मान तुम लोगों को मलिक देता था। आखिर किस चीज की चाह में तुम लोगों ने मलिक से हाथ मिलाया था? अधिराज जी ने अनन्या और साधना जी से पूछा। भाभी, ये सारे बच्चे हमारे थे। मैंने तो कभी इन चारों में कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने तो कभी भी यह नहीं कहा या पूछा आप दोनों से कि आप दोनों अपने बच्चे मेरे ऊपर छोड़कर क्यों जाती हैं। आप दोनों के क्लब, पार्टी, ताश के पत्तों के खेल, जुए के खेल, सब के बारे में मैं जानती थी, पर आप दोनों मेरे बच्चों के साथ ऐसा खेल खेलेंगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रणविजय के प्रति आपकी नफरत को मैं सौतेलेपन से जोड़कर देखती थी कि रणविजय के कारण ही भाई साहब ने आपको मां बनने के सुख से वंचित कर रखा है, तो आप दिल से उसे अपना नहीं पाती। इस बारे में मैंने कई बार भाई साहब से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ये सौतेलापन इतना बढ़ जाएगा कि आप रणविजय के हंसती खेलती दुनिया ही उजाड़ देंगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। और तुम अनन्या, शिवांगी का पिता भले चाहे कोई और हो, और बच्चे तो तुम्हारे ही दोनों थे ना। क्यों किया तुमने ऐसा? एक माँ को अपने आँखों में हमेशा वह ताकत रखनी चाहिए जिससे कि गलती करते समय अगर माँ की एक नज़र भी बच्चे पर पड़ जाए तो बच्चे की आँख शर्मिंदगी से झुक जाए, कुछ बोलने की भी जरूरत ना पड़े। पर तुम दोनों के कर्म ऐसे हैं कि आज तुम दोनों ही अपने अपने बच्चों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं हो। तुम दोनों की ही नज़रें आज अपने बच्चों के सामने झुकी हुई है। तुम दोनों को क्या मिला? अपने बच्चों के ही नज़रों में खुद को गिराकर कितना पैसा हासिल कर लिया तुम लोगों ने? नैना जी की बात का जवाब इन दोनों में से किसी के पास नहीं था। ये लोग अब किसी के भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सच्चाई तो यह है कि अब इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा है। अब सीधे से बस ये बता दीजिए कि ईशानी आंटी कहाँ है? सबको किनारे करते हुए शिवम अनन्या के सामने आकर खड़ा हो गया। शिवम की बात सुनकर अनन्या हैरान रह गई। अन्य ने कभी नहीं सोचा था उसे उसके कर्म उसके ही बेटे के सामने ही नज़र उठाने के लायक नहीं रखेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।